चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डिस्कशन करना है आज। यही है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने अभी तक नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ लिया है और अब बात करेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सीएनएस। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिटेल बहुत है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। एनाटॉमी अगर पढ़ेंगे तो खत्म ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा है, लेकिन आपको केवल उतना ही देखना है जितने पर क्वेश्चन आते हैं। ये ठीक है, तो इसलिए हम नोट्स को बहुत ही कंसाइज कर देंगे। आपको लेक्चर भी बहुत स्लिम ट्रिम हो जाएगा, ताकि उतने से मतलब हमको रखना है जितने पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। इनमें से कौन कौन होते हैं? एक आपका होता है ब्रेन, और इसमें दूसरा स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये दो स्ट्रक्चर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम ये देखेंगे कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई, कहाँ कहाँ से ये डेवलप हुआ है, कैसे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते क्यों हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैसे किसी की फैक्ट्री का इंजीनियर होता है, डिसीजन मेकर होता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर पूरे सिस्टम को कंट्रोलिंग जो डिवाइस होती है वो यही होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओरिजिन, तो आप ये जान लीजिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम केवल कॉर्डेट में ही नहीं होता, बल्कि नॉन कॉर्डेट में भी होता है। अगर हम नर्वस सिस्टम का पूरा इवोल्यूशनरी स्टेटस देखें, कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा में आपने देखा था कि कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं था। सिलेंट्रेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम था क्या है? इन सिलेंट्रेट्स नो सीएनएस। इसकी जगह पर क्या था? ओनली मल्टीपोलर, क्या थे? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स थे। पूरी बॉडी में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का नेटवर्क था, वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं था। ठीक, सिलेंट्रेट्स में नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओनली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। जैसे हम आगे बढ़ गए, कहां पर? प्लैटीहेल्मिन्स की अगर हम बात करें, यहां से नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम की का ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? दैट स्टार्टेड फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्स। किस फॉर्म में था? तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, इन सभी का वेंट्रल साइड पर होता है। कहां होता है? इस बात को ध्यान रखना है। तो चाहे वो प्लैटीहेल्मिन्स हो या यहां से लेकर के इकाइनोडर्म की अगर हम बात करें, प्लैटीहेल्मिन्स से लेकर अप टू इकाइनोडर्म की बात अगर करें, इन सभी में, इन ऑल दी नॉन कॉर्डेट्स, अब सभी नॉन कॉर्डेट्स में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा नहीं, जिनमें की सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनकी बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्स अप टू द इकाइनोडर्म्स। अगर हम इनकी बात करें, इन ऑल द नॉन कॉर्डेट्स दैट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट हैव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज प्रेजेंट, कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। कहां पर स्थित है? वेंट्रल साइड पर होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के वेंट्रल साइड पर स्थित होता है। ठीक है, इन ऑल द नॉन कॉर्डेट्स दैट हैव द सीएनएस, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ये वेंट्रल साइड पर स्थित होता है। अब किस फॉर्म में होता है? कहेंगे ब्रेन बन गया है कि नहीं बना है, स्पाइनल कॉर्ड बन गया है कि नहीं बना है? जी नहीं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम नर्व कॉर्ड की बात कर रहे हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द नर्व कॉर्ड।
CNS किस फॉर्म में है? इन नॉन कॉर्डेट्स, the CNS is represented by the ventral solid double nerve cord with the ganglia. यहां पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेंट्रल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड. इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी विद गैंग्लिया. ठीक है. यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं सिफिलाइजेशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिफिलाइजेशन. इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिफिलाइजेशन, पहले तो आप जानिए ये होता क्या है, और फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सिफिलाइजेशन कौन से फाइलम के एनिमल से स्टार्ट हुआ है. ये दो क्वेश्चन बनेंगे जिन पर सवाल बन रहा है. हम टू द पॉइंट चल रहे हैं. यही क्वेश्चन अधिकतम बनेगा. कहेंगे साहब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिफिलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ. जैसे ब्रेन को बोलते हैं सिफिलान बोलते हैं, तो सिफिलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, यानी कि डिस्टिंक्ट हेड कहां से बना जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाए. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एंटीरियर पोर्शन जो कि ब्रेन का शेप ले ले. ब्रेन तो होता नहीं लेकिन ब्रेन के रूप में होता है. कुछ हायर नॉन कॉर्डेट्स में ब्रेन बनने लगता है. जैसे आर्थ्रोपोड्स की बात करें अगर, तो आर्थ्रोपोड्स में ब्रेन बन जाता है. लेकिन ये सिफिलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो दिस स्टार्टेड फ्रॉम द एनिमल्स ऑफ फाइलम एनिलिडा. कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि नेमेटोडा और प्लेटीहेल्मिंथ में केवल नर्व कॉर्ड थी, लेकिन सिफिलाइजेशन जो डिस्टिंक्ट हेड की हम बात करते हैं, तो दिस स्टार्टेड फ्रॉम द एनिमल्स ऑफ फाइलम एनिलिडा. तो इस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लिख लेंगे यहाँ पर. कहाँ पे मल्टीपोलर लिख दिया क्या? ये देखो सही है. कभी कभी ऐसा होता है, ये ह्यूमन एरर है. नॉन पोलर न्यूरॉन्स, ऐसे गड़बड़ी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो. नॉन पोलर, जबकि पहले लिखा चुके हैं, ये नॉन पोलर न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपोलर नहीं, सॉरी. नॉन पोलर न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है बॉडी में. ठीक है. इस प्रकार से आपने देखा कि जो सिफिलाइजेशन होता है, सिफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट हेड इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट हेड इन एनिमल्स नोन एज, क्या कहेंगे इसको, इट इज नोन एज सिफिलाइजेशन. इट इज नोन एज द सिफिलाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट बात. फिर पूछते हैं कहां से स्टार्ट हुआ, तो सिफिलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम सिफिलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम the animals of phylum Annelida. लिखने का समय नहीं है. यू कैन टेक द फोटोग्राफ ऑफ दिस. यहीं से स्टार्ट किया, इसी पेज से. जल्दी करिए फिर आगे बढ़े. तो सिफिलाइजेशन का मतलब होता है डिस्टिंक्ट हेड, वेल डिमार्केटेड हेड का फॉर्मेशन होना. और जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सिफिलाइजेशन किस फाइलम के एनिमल से स्टार्ट हुआ है, तो आपका आंसर होगा इट इज फ्रॉम एनिलिडा. खास करके अगर हम बात करें तो जो पॉलीचीटा होते हैं, पॉलीचीटा, आप एनिलिडा में ग्रुप है ना, क्लासेज हैं, जैसे ओलिगोचीटा, पॉलीचीटा एंड हीरोडीनिया. तो डिस्टिंक्ट जो हेड बना है वो ना तो ओलिगोचीटा में था और ना ही हीरोडीनिया में था. ये पॉलीचीटा में डिस्टिंक्ट हेड नेरीज में अगर आपने देखा हो तो वहां पर सिर का निर्माण हुआ था सबसे पहले. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
किसमें हुआ था? तो आप चाहे तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं नेरीज, जिसमें कि सिविलाइजेशन क्लियर कट दिखा सबसे पहले, तो वो नेरीज था। अदरवाइज हम फर्स्ट सेगमेंट को हेड मानते थे, जैसे पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियम बोलते थे, पहला सेगमेंट प्रोस्टोमियम है, लेकिन कि उसमें जो अर्थवर्म होता है उसमें डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता, जो लीच होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता। तो डिस्टिंक्ट हेड की शुरुआत कहाँ से हुई है? वो पॉलीचीटा ग्रुप का कौन होता है? नेरीज। नेरीज में डिस्टिंक्ट हेड की शुरुआत हुई है। यहां तक समझ में आ गई सभी को बात? ठीक है, आगे बढ़े। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपने देखा कि जो नर्व कार्ड होता है वो कहां पर स्थित होता है? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डबल सॉलिड वेंट्रल साइड पर नर्व कॉर्ड होती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये कहानी है इसकी, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया ये। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि अगर कॉर्डेट्स की हम बात करें तो कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पर होता है? तो हमेशा ध्यान रहे कि जितने भी कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया भी जाता है और ये डोर्सल साइड पर होता है। कहाँ पर होता है? तो इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। इन कॉर्डेट एनिमल्स, किसमें बात कर रहे हैं? हाँ, इन कॉर्डेट एनिमल्स। अगर हम इनकी बात करें, कॉर्डेट एनिमल्स, द सीएनएस प्रेजेंट ऑन, कहां पर स्थित होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। कहां पर स्थित है? ये डोर्सल साइड पर स्थित होता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के डोर्सल साइड पर स्थित होता है। और जब कार्डेट की बात कर रहे हैं तो कार्डेट के वो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको याद होंगे, कौन कौन से? सबसे पहला डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। फंडामेंटल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, एक बार ध्यान दीजिए, ये जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं सभी कॉर्डेट के, फंडामेंटल कैरेक्टर्स, फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, तो फंडामेंटल का ये मतलब होता है कि जिन कैरेक्टर्स को हम फंडामेंटल कह रहे हैं ये सभी कॉर्डेट एनिमल्स में पाया जाता है। और आपने अपने क्लासेज में पढ़ा होगा इसको कि पहला होता है कौन? ये होता है डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं को। नर्व कॉर्ड, डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, इसको हम DTNC लिख सकते हैं शॉर्टकट में, डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, DTNC। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। कहां पर स्थित है? डोर्सल साइड पर है। ट्यूब्यूलर, अभी नर्व कॉर्ड हमने जब कॉर्डेट की बात किया था तो वहां पर सॉलिड कहा है कि वो ठोस होता, जैसे ये है, ये चाक है आप देख रहे हैं, तो ये कैसा है? ये सॉलिड है, ये ट्यूबुलर नहीं है। और वेंट्रल साइड पर था, और था कितना? वो डबल था, डबल। लेकिन यहां डबल नहीं है, केवल एक है, सिंगल। डोर्सल ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर का मतलब क्या हो गया? नालिका नुमा होता है। नालिका समझ रहे हैं ना, जैसे खोखली नली, नर्व कॉर्ड कहते हैं उसको। ठीक। दूसरा जो है स्ट्रक्चर वो है नोटोकॉर्ड। यहां पर जो दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है हम इसे बोलेंगे नोटोकॉर्ड, और जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड इस साइड में दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, जैसे मछली में होता है। ठीक है, कुछ में गायब हो जाता है। ये 3 जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जीवन के किसी न किसी स्टेज में रहने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी स्ट्रक्चर गायब हो गया तो वो एनिमल कॉर्डेट नहीं हो सकता, वो डाउटफुल हो जाएगा कि ये कॉर्डेट है भी या नहीं है। ठीक। अगर हम एक प्रिमिटिव कॉर्डेट की बात करें, एक प्रिमिटिव कॉर्डेट की बॉडी में अगर हम बात करें, सपोज करो ये प्रोटोकॉर्डेट एनिमल है, राइट। अब इसमें अगर हम देखें तो
ये इसका डॉर्सल साइड है और ये इसका वेंट्रल है, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो डॉर्सल साइड पर पहला कैरेक्टर कौन सा? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। कहां पर स्थित है ये? तो दिस वन इज प्रेजेंट हियर। ये एक नली है, ये डॉर्सल साइड पर ये नली है एंड दिस ट्यूब इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इसको डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर नंबर 1 है जिसे हम बोलेंगे DTNC, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। यही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। क्या बनाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा। बाकी दोनों स्ट्रक्चर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब इससे है क्योंकि नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसे अब चूंकि शुरू किए हैं तो दिखा दें कहां पर पाया जाता है वो। दूसरा जो स्ट्रक्चर यहां पर होता है वो नोटोकॉर्ड होता है, जो कि डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे होता है। ये पीछे तक फैला हुआ हो सकता है, दिस वन। हम इसे क्या कह रहे हैं? दिस वन इज नोन एज नोटोकॉर्ड, राइट? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। अब तीसरा स्ट्रक्चर कहां पर है? 3 फंडामेंटल कैरेक्टर बोला है, तो तीसरा कौन है? तो कह रहे हैं कि साहब यहां पर जो इसका माउथ है, ये मान लो इसका माउथ है, पीछे की तरफ ये फेरिंग्स है और फिर आगे से ये एलिमेंट्री कैनाल एनस में आके खुल रही है, सपोज दैट। तो जो इसका फेरिंग्स होता है इसी में 1 2 3 4 इस प्रकार से पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, वो दोनों साइड से होते हैं। अगर हम मान लें कि ये इसका लेफ्ट साइड है तो राइट साइड कहां पर है? वो बोर्ड के अंदर है। तो ये इसका लेफ्ट साइड है और इसके अंदर का राइट साइड है, तो दोनों साइड में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? गलफड़े कहते हैं देहात में। तो ये गलफड़े नहीं है, गल माने गाल, फड़े माने फड़ा हुआ है, फटा हुआ गाल है। कितना देखिए अजीब अजीब नाम रखते हैं। तो कहीं साहब ये फटा वटा वाला गाल नहीं कह रहे हैं कि ये, हाँ ये गिल है, इनको गिल स्लिट्स कह रहे हैं, दरारें। क्लोम, गिल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लोम कहते हैं, और स्लिट्स मीन्स होता है दरारें, है ना? हाँ, ग्रसनी क्लोम दरारें क्या कहते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स को। और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स को हिंदी में क्या कहेंगे? जोड़ी युक्त ग्रसनी, ग्रसनी, जोड़ी युक्त ग्रसनी क्लोम दरारें, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो क्या बोलेंगे? जोड़ीदार ग्रसनी क्लोम दरारें। हिंदी कितनी टफ है, लेकिन मुझे सब पता है, हिंदी भी पता है, उसकी इंग्लिश भी पता है क्या लिखते हैं। अब आप समझ गए ना? तो ये कैरेक्टर नंबर 1 कहां पर है? ढूंढो, दिस वन। कैरेक्टर नंबर 2 कहां है? दिस वन। कैरेक्टर नंबर 3 कहां पर है? दिस वन। ये 3 होते हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ये 3 कैरेक्टर किसी भी कॉर्डेट को कॉर्डेट एनिमल की तरह क्वालिफाई करने के लिए जरूरी हैं। बात समझ गए? ठीक है। अब ना तो हमको कैरेक्टर नंबर 2 से मतलब है, कैरेक्टर नंबर 2 से थोड़ा मतलब है, आगे अभी आपको बताएंगे। कैरेक्टर नंबर 3 से तो बिल्कुल मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कैरेक्टर नंबर 1, वही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। कौन? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये जो प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स होते हैं उनमें एज इट इज रहता है ऐसे। जब हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो कहानी थोड़ा चेंज हो जाती है। वर्टिब्रेटा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो नोटोकॉर्ड होता है ना, ये ऑसिफाइड हो जाता है, हड्डी में रूपांतरित हो जाता है, और यही हमारी रीढ़ की हड्डी बना लेता है, वर्टिब्रल कॉलम। और जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्र एटा, एटा माने बियर करने वाला, धारण करने वाला, वर्टिब्री मीन्स वर्टिब्रल कॉलम को धारण करने वाला एनिमल वर्टिब्रेटा कहलाएगा। तो वहां पर नोटोकॉर्ड नहीं होता बस दिस गेट्स मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई हो जाता है और नोटोकॉर्ड में चेंज हो जाता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, इसीलिए नाम पड़ता है वर्टिब्रेटा। तो कुछ मॉडिफिकेशंस आपके डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड में भी होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लेंगे साहब कि ये जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, इसके बनने की एम्ब्रायोनिक प्रोसेस को हम न्यूरुलेशन कहते हैं। जिस विधि से डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड बनता है हम उसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज न्यूरुलेशन। ठीक। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of DTNC, dorsal tubular nerve cord, is known as न्यूरुलेशन कहते हैं इसको। इस प्रोसेस का नाम क्या है?
यह न्यूरुलेशन है जो कि गैस्ट्रुलेशन के तुरंत बाद स्टार्ट होती है यह प्रक्रिया। न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होना, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होना न्यूरुलेशन कहलाता है एंड दिस स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इट इज नोन एज न्यूरुलेशन। यानी कि डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है हम इसे न्यूरुलेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। अब ये जो नोटोकॉर्ड है, अब आते मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं और वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं ये कहां चले जाते हैं। तो ये सभी का मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट तीनों में मॉडिफिकेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें कि गिल्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि गिल्स जो होते हैं वो एम्फीबिया में आकर के धीरे धीरे टाइडपोल तक तो रहता है और एडल्ट में आकर गायब हो जाता है। तो ये जो गिल्स होते हैं, फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स, ये हम लोगों में भी होते हैं लेकिन हमारे एम्ब्रायो में डेवलप होते हैं, एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है। आप कह देंगे साहब पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स स्लिट हमारे पास तो है नहीं, तो क्या हम कार्डेट नहीं हैं? आप कार्डेट हैं, आपके एम्ब्रायोनिक स्टेज में था, अब नहीं है, ये खत्म हो गया। कहाँ पर हो गया, किस में चेंज हो गया? जब इवोल्यूशन पढ़ाएंगे आपको, इवोल्यूशन, वर्टिब्रेट इवोल्यूशन, उसमें हम हार्ट का इवोल्यूशन बताएंगे, ब्रेन का इवोल्यूशन बताएंगे, तो बताएंगे कि ये जो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स थे ये कहाँ चले गए, किस में मॉडिफाई हो गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आगे, राइट? तो इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है? कोई डाउट नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि इन तीनों में से तीनों कार्डेट कैरेक्टर्स जीवन के किसी न किसी स्टेज पर होना चाहिए। या तो ये टेम्परेरी हो, शुरुआती दौर में बने बाद में खत्म हो गए, जैसे हम बात करते हैं अपने यहाँ गिल्स की, कि हमारे यहाँ गिल्स टेम्परेरी थे बाद में खत्म हो गए, वो मॉडिफाई होके किसी अन्य ऑर्गेन में चेंज हो गए। हमारे पास नोटोकॉर्ड था, बिना नोटोकॉर्ड के तो कार्डेट हो ही नहीं सकता, तो कहीं जो नोटोकॉर्ड था वो कहाँ चला गया? तो भाई नोटोकॉर्ड जीवन के प्रत्येक दशा में हरदम उपस्थित नहीं होता, बल्कि ये मॉडिफाई हो जाता है। जब हम एम्ब्रायोनिक कंडीशन में थे तो नोटोकॉर्ड बनी थी, किससे बनी थी? कार्डा मीजोडर्म से। कार्डा मीजोडर्म होता है, उससे बनती है। और बाद में क्या हुआ कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो गई। तो अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो वर्टिब्रेट का शरीर कैसा दिखेगा? तो एक नज़र डालते हैं, यस या नो? डालते हैं एक नज़र, देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स के केस में क्या चेंजेज होते हैं। ये मिटा रहे हैं, हम बात करते हैं वर्टिब्रेट एनिमल का। एक बार फिर वही एनिमल, लेकिन जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड थी वो कैसी हो गई? ये 3 लोब में डिवाइड हो गई। इसी घटना को हम बोलते हैं एनसेफेलाइजेशन। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ एनसेफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन नहीं, सिफेलाइजेशन में तो सिर का निर्माण हो रहा है, एनसेफेलाइजेशन का मतलब ब्रेन का निर्माण हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन इज नोन एज एनसेफेलाइजेशन, ठीक है? और इस एनसेफेलाइजेशन के दौरान आपके डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का जो एंटीरियर पार्ट होता है ये 3 लोब में डिवाइड हो जाता है। और इसमें से पहले लोब को फोर ब्रेन, दूसरे लोब को मिड ब्रेन और तीसरे लोब को हाइंड ब्रेन कहते हैं, राइट? लिख लीजिए। ये कौन है? देखिए ये ब्रेन है। इस ब्रेन का पहला लोब फोर ब्रेन है, ये दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा कौन है? ये हाइंड ब्रेन है, ठीक है? और इसके पीछे का जो हिस्सा है वो किस में चेंज हो गया? अब आपको पता है कि ये नली कैसी थी? खोखली थी, ट्यूबुलर थी, और यही ट्यूबुलर जो स्टेटस था इसका, अंदर कैविटी का होना, यही ब्रेन में कैविटी बना दिया और यही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैविटी बना दिया, राइट? जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड था, ट्यूबुलर क्यों? नालाकार नलिका थी, तो इस नलिका के अंदर जो ल्यूमेन था, यही ल्यूमेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर कि यह जो है इसके चारों तरफ एक बोनी केस का डिपोजिशन हो जाता है, दिस वन पूरी तरह से। ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये एक बोनी केस के रूप में कन्वर्ट हो गया यहां पर, लेकिन यहां पर एक छेद रह गया। इस छेद को, इसी छेद से क्या है,
इसी छेद से, ये है छेद जिससे हो करके कौन निकल रहा है? ये तो क्रैनियम है। दिस वन इज द, क्या बोलेंगे इसको? दिस वन इज द क्रैनियम। क्या बोलेंगे? क्रैनियम। क्रैनियम, या इसी को हम क्या नाम देते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन बॉक्स। क्या बोलेंगे इसी को? इट इज नोन एज द ब्रेन बॉक्स, राइट। इसका जो क्रैनियम है, ये यहां पर दिखाया गया है, ये क्रैनियम हड्डी का या कार्टिलेज का बना हुआ एक चैम्बर होता है। ये जो क्रैनियम है, ये किससे बना हुआ होता है? ये जो क्रैनियम है, क्रैनियम may be made up of कार्टिलेज। अगर ये कार्टिलेज का बना हुआ है तो हम इसे एक नाम देते हैं, बोलते हैं कि ये कॉन्ड्रोक्रैनियम है। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ड्रोक्रैनियम कहेंगे इसी को। दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये कार्टिलेजनस फिश में बनता है। केवल एक ही एनिमल होता है, वो कौन है? वो कार्टिलेजनस फिश है, जिसकी पूरी बॉडी कार्टिलेज की है। तो क्रैनियम भी किसका होता है? कार्टिलेज का। और कार्टिलेज का क्रैनियम होने की वजह से इसका नाम कॉन्ड्रोक्रैनियम बना हुआ। आपसे पूछेंगे कि कॉन्ड्रोक्रैनियम किस में पाया जाता है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? इन कार्टिलेजनस फिश। कार्टिलेजनस फिश में डेवलप हुआ ये कॉन्ड्रोक्रैनियम। और अगर ये बोन का बना हुआ है, सपोज दैट अगर ये बोन का बना हुआ है तो हम इसे ऑस्टियोक्रैनियम कहेंगे। सिंपली क्रैनियम लिखते हैं, या इसको आप ऑस्टियोक्रैनियम कह सकते हैं। बाकी सभी वर्टिब्रेट्स में ऑस्टियोक्रैनियम होता है। तो क्रैनियम जो होता है, इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स। इसलिए ब्रेन बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर ब्रेन सुरक्षित होता है। क्रैनियम के अंदर ही ब्रेन सुरक्षित होता है, सेफ रहता है, क्योंकि इसकी सुरक्षा देने का काम किसका है? बोनी केस का है, हड्डी के चैम्बर का है, जिसको ऑस्टियोक्रैनियम कह रहे हैं। और केवल कार्टिलेजनस फिश में अगर हम देखें तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चैम्बर होता है, हम उसको कॉन्ड्रोक्रैनियम कहते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है। यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई हो तो ब्रेन में आप देखेंगे कि 3 मेजर डिविजन्स होते हैं। द फर्स्ट लोब नोन एज फोर ब्रेन, सेकंड इज नोन एज मिड ब्रेन एंड लास्ट इज नोन एज हाइंड ब्रेन। ये आपका जो हाइंड ब्रेन है, ये इसका पिछला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड लेकिन क्रैनियम में नहीं होता, तो कहते हैं क्या ये नंगा रहता है? इसकी भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी रखनी है? आपकी मोबाइल के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, डैमेज कर देंगे क्या आप? तो सुरक्षित रहता है वो। अगर गिर जाए जमीन पर, मोबाइल डैमेज हो जाए तो आपका सॉफ्टवेयर भी चला जाता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर है ये हमारी बॉडी के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों क्या हैं? ये हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो क्रैनियम ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लिया ब्रेन के, तो उसको हमने बोला ब्रेन बॉक्स। और जिन एनिमल्स में क्रैनियम है उनको हम क्रैनिएटा कहते हैं। एटा माने वियरिंग और क्रैनियम माने क्रैनियम। ऐसे एनिमल्स जिनमें क्रैनियम है उनको क्रैनियाटा भी कहते हैं। हम सब लोग किस ग्रुप में आते हैं? क्रैनियाटा ग्रुप में आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर में, शरीर का अगला हिस्सा वो क्रैनियम है। राइट, समझ में आ रही है बात? क्रैनियम, तो क्रैनियम है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया क्रैनियम, जिसके अंदर ब्रेन सुरक्षित है। इस ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, वी विल कम टू डिस्कस इन डिटेल। एंड इट्स द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज कंटिन्यूड एज स्पाइनल कॉर्ड, बट इट इज नॉट अनसेफ, इट इज ऑल्सो वेल प्रोटेक्टेड बाय द बोनी केस इन केस ऑफ बोनी एनिमल्स। इन केस ऑफ कार्टिलेजनस फिश, द वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये जो नोटोकॉर्ड था, जो इसके नीचे पाया जा रहा था, यही नोटोकॉर्ड हड्डी में रूपांतरित होकर इसको पूरा कवर कर लेता है। तो नोटोकॉर्ड जो होता है, जो यहां पे था इसके नीचे नोटोकॉर्ड, मान लो उसको हम ये दिखा रहे हैं नोटोकॉर्ड को, ये कौन है? दिस वाज द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। किससे बना हुआ है ये? तो कहेंगे कि साहब यही नोटोकॉर्ड था जो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो दिस स्ट्रक्चर हियर यू कैन सी, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे।
और इसमें जो सुरक्षित स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। अब क्रेनियम से जिस छेद के रास्ते आपका स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू रहता है उस छेद को हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। क्या कहेंगे, तो दिस पोर इज नोन एज व्हाट, दिस पोर इज नोन एज फोरामेन ऑफ मैग्नम। इसी फोरामेन ऑफ मैग्नम से, जो कि क्रेनियम का पीछे का ऑक्सीपिटल कोंडाइल नाम की बोन से बना हुआ एक छेद होता है, और इसी छेद से ब्रेन का पिछला हिस्सा जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ये इमर्ज आउट होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे लावारिस नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नोटोकॉर्ड ने ले लिया। जो नोटोकॉर्ड हमारे में परसिस्ट कर रहा था एम्ब्रायोनिक स्टेज में, एडल्ट में आते आते वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। और उसने जिम्मेदारी ले लिया क्या, कि वो सुरक्षा करेगा किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हकीकत में किसकी देन है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूरल एक्टोडर्म से डिराइव होता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। वर्टिब्रल कॉलम नहीं, वर्टिब्रल कॉलम तो कार्डा मीजोडर्म से बनता है। जब हम बात करते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की, तो ये न्यूरल एक्टोडर्म से बनता है। तो आप इस चीज़ को लिख लेंगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंप्लीट नर्वस सिस्टम is ectodermal in origin, ectodermal in origin। पूरी तरह से ये एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। अब यहां पर जो CNS है वो किस तरीके का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज derived from द न्यूरल एक्टोडर्म। किससे बना है, न्यूरल एक्टोडर्म। ये है आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज से बना हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल एक्टोडर्म। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यह एक बैकग्राउंड था जो हमने आपको क्रिएट किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ओरिजिनेट होने का, कि कहां से आया है। अब आप कहेंगे कि साहब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना किससे है, तो हमने आपको इसके पहले ही बता दिया कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम दो प्रकार की सेल्स से बना है। कौन कौन सी, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स कितने प्रकार की बताया था, 4, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और स्वान सेल्स, और एक और थी माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया मॉडिफाइड मोनोसाइट्स थी, और यही एक ऐसी सेल है जो हमारे नर्वस सिस्टम में मीजोडर्म से आती है। क्यों, क्योंकि ब्लड की मॉडिफिकेशन से बन रही है। ब्लड की जो मोनोसाइट्स हैं ये मैक्रोफेजेस का रूप ले लेती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैक्रोफेज होती है उसको हम माइक्रोग्लिया कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पूरे नर्वस सिस्टम का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है, लेकिन वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन है, तो क्या बताएंगे, इट इज़ द माइक्रोग्लिया, इट इज़ द मॉडिफाइड मोनोसाइट। कहाँ से आया है, ये मोनोसाइट्स के मॉडिफिकेशन से आया है। बात समझ में आ गई होगी इतनी। आइए और अब हम चलें अपनी तरफ, यानी कि ह्यूमन ब्रेन की बात करें। ब्रेन के बहुत ही कंसाइज्ड मटेरियल, बहुत ही थोड़ी चीज़ों में, क्योंकि हम आपको बहुत डिटेल पढ़ाने वाले नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपका ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, आपको सेलेक्ट कराना चाहता हूँ। तो इसलिए हमको उन्हीं पॉइंट्स पर ध्यान देना है। अगर आपने किताब में कुछ ज़्यादा पढ़ा होगा तो समझ लेना कि हमें इतना नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना जिनसे सवाल मिल जाएंगे। इसलिए आपको भ्रमण पूरे दिल्ली और पूरे भारतवर्ष का नहीं करना है। भ्रमण आपको अगर अयोध्या का भ्रमण करके और आपका सिलेक्शन मिल जाए तो हम अयोध्या ही टहलेंगे, हमको कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करें। जी नहीं, हम तो साइकिलिया से चल लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमने आपको पहले भी बताया था कि पीजीटी को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी क्लियर हो जाए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मैं टू द पॉइंट एनसीईआरटी चल रहा हूँ, उतना ही चलना है, वही जानना है बस, बाकी इधर उधर की बात नहीं। डाइवर्सिटी में भी जितना पढ़ा देंगे बहुत थोड़ी सी चीज़ें, उतने से आपका काम चल जाएगा, वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। पता लगा एक चैप्टर पढ़ने के चक्कर में हम 3 महीना उसी को पढ़ते रह गए, और पता लगा 4 क्वेश्चन आ गया उधर से, और 100 में से 96 क्वेश्चन कैसे थे,
जो बहुत छोटे छोटे चैप्टर थे लेकिन वो इंपॉर्टेंट थे तो हमको उन्हें पढ़ना था, हमने पढ़ा नहीं और एक चैप्टर में पूरा ज्ञान बगाड़ दिया अपना है। पैरामीशियम की सारी स्पेसीज याद कर डाला, हाथ तेरे की, पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम ऑरिलिया है, पैरामीशियम बर्सेरिया, कोनो छोड़ो ना, सब याद कर डालो। तो डाइवर्सिटी में चले, प्रकांड विद्वान बन गए, क्योंकि पहले के मास्टर सब टैक्सोनॉमी वाले होते हैं तो ज़्यादातर वही लिखाते हैं, कपिया भरो फलानी स्पेसीज यहाँ मिली है। क्या मतलब है इसका भाई? हम डाइवर्सिटी को इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि एल्गी कितने प्रकार की है, इतना ही पढ़ते हैं कि एल्गी में पिगमेंटेशन है तो इतने ग्रुप में बटेगी वो, बस। उनके पिगमेंट्स कितने, उनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, उनका सेल वाल का मटेरियल, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। बस लाइफ साइकिल सबकी कॉमन पैटर्न पर होती। बताएंगे डाइवर्सिटी का लेक्चर ऐसा भी आपको बॉटनी में समझाएंगे कितना है। अभी तो बस फिजियोलॉजी खत्म होने वाली, एक चैप्टर और रह जाएगा, कौन सा, एंडोक्राइन। यहाँ से निकल कर फिर उसी पर चलेंगे हम। तब बात करेंगे प्लांट में फिजियोलॉजी की, फिर उसके बाद तब डाइवर्सिटी पकड़ेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी एंड प्लांट डाइवर्सिटी, है ना, इस क्रम में चलेंगे। तो यहाँ तक कोई आपको समस्या है? नहीं है? आइए और बात करते हैं किसकी, ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। जो ब्रेन है असली, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसके, कम एंड सी। अब हम बात करने चल रहे हैं कि जो ब्रेन होता है उसके कितने कंपोनेंट। पहले तो कंपोनेंट्स आप ब्रेन लिख लीजिए आप। जब हम ब्रेन की बात करते हैं, इसको बेसिकली 3 यूनिट्स में, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इनमें से एक होता है फोर ब्रेन, हम इसे प्रोसेनसिफिलान भी कहते हैं। दूसरा होता है मिड ब्रेन, हम इसे मीजेनसेफलान भी कहते हैं। तीसरा होता है हाइंड ब्रेन, हम इसे क्या कहते हैं, आपके सामने है 3 डिवीजन। अभी हमने आपको 3 लोब दिखाया था ब्रेन में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। वीडियो चल रहा है जो दिए आज, खोले। लिख लिया सभी ने? अब आइए और 4 ब्रेन के डिविजन्स देख लें हम। ये जो 4 ब्रेन के डिविजन्स हैं, जरा इन्हें जानिए कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला कौन होता है, कौन, सेरिब्रम। सबसे पहला क्या बोलेंगे इसको, सेरिब्रम बोलेंगे। और क्या होता है, और होता है ठीक है, क्या बोलेंगे, सेरिब्रम एंड डायनसिफिलान। ये 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम इसमें, सेरिब्रम एंड डायनसिफिलान, 2 स्ट्रक्चर आप 4 ब्रेन में पढ़ेंगे। अब आइए मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं है, ये 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं जिनको कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं मैमल्स में, लेकिन एम्फीबिया में कार्पोरा बाईजेमिना होता है, वहाँ 2 लोब होते हैं और मैमल्स में 4 लोब होते हैं। डिस्कशन करेंगे और बताएंगे। जो हाइंड ब्रेन आपका होता है, इसमें 3 डिवीजन होते हैं, कौन कौन, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। ये 3 डिवीजन इसमें होते हैं। ठीक, कितने डिवीजन होते हैं, 3। ठीक है, आगे बढ़े। ये टेबल मिटा देंगे, लिख लिया है। आइए स्ट्रक्चर पे।
यहाँ तक तो खोपड़ी ही रहती है, चेहरा बड़ा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। और नीचे आएगा। अब सही है। हंसी है नहीं, ये है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहां पर अगर देखें तो ये क्या है, फोरामेन मैग्नम है, और फिर आगे से क्या है, ये क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, और ये क्या है, इसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, दिस वन SC स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस वन इज द ब्रेन, राइट। यहां अगर हम देखें तो इसका ये दोनों साइड से ये लोब निकला हुआ होता है, और इसको हम ऑल फैक्ट्री लोब बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब कहते हैं इसको, दिस वन। This one is the cerebrum. This one is the diencephalon. यहां पर मिड ब्रेन होता है, this one is the pons, this one is the medulla, and this one is cerebellum. इतना हिस्सा ये क्या है, फोर ब्रेन है, ये हिस्सा मिड ब्रेन है, ये हिस्सा सेरिबेलम को लेकर क्या कहलाएगा, इसके इस वाले पार्ट को भी यहां ले लें, सेरिबेलम, ये पूरा यहां तक, ये डिवीजन है ब्रेन के जो आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम तो बना नहीं पाओगे, गेट द फोटोग्राफ, जल्दी करो, टाइम नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, इसके तीन डिवीजन है, ऑल फैक्ट्री लोब है, सेरिब्रम है और डायंसेप्लान है। ऑल फैक्ट्री लोब जो होता है वो एक्सटेंशन होता है किसका, आपका सेरिब्रम जो होता है, इसका जो टेम्पोरल लोब होता है उसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, इसलिए हम उसको सेरिब्रम में ही कंसीडर करते हैं, लेकिन इसका पार्ट है ये निकला होता है, इसलिए हमने आपको दिखा दिया। ठीक इस प्रकार से सेरिब्रम, ऑल फैक्ट्री लोब एंड डायंसेप्लान तीनों मिलकर के फोर ब्रेन बना रहे हैं। मिड ब्रेन ये है और हाइंड ब्रेन में ये तीन पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ठीक है, हमें अब देखना ये है, दो चीज़ों को देखना है। ब्रेन के अंदर घुसने के पहले क्या देखेंगे, आपके शरीर के अंदर घुसने के पहले क्या देखेंगे, किसकी बनावट पढ़ेंगे, स्किन, आपका स्किन पढ़ेंगे हम, फिर स्किन हटाएंगे तो फिर एंडोस्केलेटन पढ़ेंगे, मांस को खुरच खुरच कर, हड्डी को खुरच खुरच कर अलग करेंगे, तो फिर अंदर पहुँचेंगे विसरल ऑर्गन जो आपके एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी में है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह होता है। जब भी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम ब्रेन के बारे में अगर पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ब्रेन कवर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ब्रेन को कवर करने वाली जो झिल्लियां होती हैं वो कौन कौन है, उनको मेनिंजेज कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो हेडिंग आपकी क्या होगी, डिवीजन हमने आपके ब्रेन के बता दिया है, तो ब्रेन कवर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ब्रेन कवर्स, ब्रेन को कवर करने वाली जो झिल्लियां हैं, ब्रेन कवर्स also known as meninges,
ब्रेन कवर्स आल्सो नोन एज मेनिंजेज। आउटर टू इनर ये होती हैं, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे पहली है ड्यूरामेटर, ये पहली कवर है, ये डबल होती है, ध्यान रखना। कैसी है ये डबल होती है, डबल लेयर होती है ये। डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है ड्यूरामेटर। दूसरी जो कवर ब्रेन की है यहां पर, उसको हम क्या बोलेंगे? हैं? सिंगल होती है और वैस्कुलर होती है ये। वैस्कुलर का मतलब ब्लड सप्लाई होती है। तीसरा है पायामीटर। ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड एंड पायामीटर होता है। तो ब्रेन कवर्स में ये 3 झिल्लियां हैं। इन झिल्लियों का सक्सेशन अगर आप देखें तो सबसे बाहर की तरफ की झिल्ली हम बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, दिस वन। डबल लेयर होती है ये, क्या बोलेंगे इसको? ड्यूरामीटर। अरेक्नॉइड कौन सी है? दिस वन। और पायामीटर कौन है? ये 3 झिल्लियां हैं, ये दोनों ड्यूरामीटर है, पहली लेयर। दूसरी ये कौन है? और तीसरी ये है। जो वहां ऊपर लिखा गया है उसी का क्रम हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। जहां पर भी ब्रेन को आप देखेंगे तो ये 3 प्रकार की झिल्लियां होती हैं जो ब्रेन को कवर किए होती हैं। मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन, आर यू कैन से द ब्रेन कवर्स, अदर नेम इज मेनिंजेज। इसमें आप देख पा रहे हैं कि डबल जो होती है वो ड्यूरामीटर है, आउटर और इनर। इन दोनों के बीच में कहीं कहीं पर गैप ज़्यादा होता है, इस गैप को हम क्रेनियल वेन साइनस कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रेनियल वेन साइनस, ये जो गैप होता है। अरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? दिस स्पेस इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहेंगे? इट इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस। किसके बीच का है ये? सब ड्यूरल स्पेस किसके बीच का है? अरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर के बीच का जो स्पेस होता है, इट इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस। आप कहीं पर लिख भी लेना इसको, द स्पेस बिटवीन ड्यूरामीटर एंड अरेक्नॉइड। स्पेस बिटवीन ड्यूरामीटर एंड अरेक्नॉइड इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको? हम इसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, राइट? है इसको क्रेनियल वेन साइनस कहते हैं, क्रेनियल वेन साइनस, सीवीएस, क्रेनियल वेन साइनस। ड्यूरामीटर में ये रेगुलर इंटरवल पर कहीं कहीं गैप होगा, जहां पर अरेक्नॉइड अंदर घुसकर विलाई बनाता है, तो इनको हम अरेक्नॉइड विलाई कहते हैं। क्या कहेंगे? विलाई कहते हैं इसको, अरेक्नॉइड विलाई। इट इज नोन एज द अरेक्नॉइड विलाई। अरेक्नॉइड और पायामीटर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं यहां पर, दिस वन, इट इज नोन एज द सब अरेक्नॉइड स्पेस। अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं इसी को, सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं इसी को। ये जो झिल्लियां होती हैं, जिस प्रकार से ब्रेन के चारों तरफ हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इसी रूप में स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होती है। इस पॉइंट को आप मेंशन कर लेंगे, वहां अलग से नहीं बताएंगे हम आपको। तो सेम टाइप ऑफ meninges found around the spinal cord, same type of meninges found
अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, सेम टाइप ऑफ मेनिंजेज, इसी प्रकार की, इसी रूप में, इसी सक्सेशन में होती हैं। सेम टाइप ऑफ मेनिंजेज फाउंड अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ इसी प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। लिख लिया आपने? हमने आपको ब्रेन कवर्स की चर्चा कर लिया, सारी किसकी चर्चा कर लिया? ब्रेन कवर्स जितनी भी होती हैं। अब इस झिल्ली को जब हम हटाएंगे तो ब्रेन टिश्यू मिलेगा। ब्रेन टिश्यू कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा अब नीचे, क्योंकि ये तो उसकी कवरिंग है, ये उसकी कवरिंग है। जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं उन पर हम चर्चा, तो हेडिंग क्या होगी? ब्रेन टिश्यूज। क्या लिखेंगे? ब्रेन टिश्यूज। इस कवर के द्वारा ढका हुआ स्ट्रक्चर बहुत ही सही पड़ाव पर है और टाइम समाप्त होने को है, तो एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर जो है, जहाँ से स्टार्ट किया हमने कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ से आया, कैसे आया, से ले करके एक पड़ाव इसका ख़त्म। कल हम एक लेक्चर और लेंगे तो आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों खत्म हो जाएंगे कल ही। ठीक है?